नमस्ते दोस्तों। आज देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर भारत के आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है और जनसंख्या वृद्धि को हम किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं। जनसंख्या चैप्टर बीपीएससी मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते रहता है, बार बार आते रहता है। तो चलते हैं इसमें। 1951 में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर बहुत कम थी, 1.25% थी और जनसंख्या का आकार 361 मिलियन थी। तो उस समय जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी। 1971 में वार्षिक वृद्धि दर बढ़ गई और यह हो गई 2.20% और जनसंख्या के आकार में भी वृद्धि हुआ और यह 548.15 मिलियन हो गया। 2001 में वार्षिक वृद्धि दर कम हो गई है 1.97% और जनसंख्या का आकार बढ़कर 1028.73 मिलियन हो गया। इस प्रकार 50 वर्षों में हम देखते हैं कि जनसंख्या के आकार में 667 मिलियन की वृद्धि हुआ है। वहीं 2011 में जनसंख्या का आकार बढ़कर 1210.57 मिलियन हो गया। जबकि एक सकारात्मक बात यह हुई कि वार्षिक वृद्धि दर में गिरावट स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा है। अब देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का जो उच्च दर है यह आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो थोड़ा सा ये सकारात्मक प्रभाव भी डालता है कि बढ़ती जनसंख्या से श्रम शक्ति में वृद्धि होती है और जब श्रम शक्ति बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में विस्तार होगा और बाजार में विस्तार होगा। इस प्रकार आर्थिक विकास में सहायक हो सकती है। परंतु भारत जैसे पिछड़े और संसाधन समस्या वाले देशों में यह सहायक नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ पूंजी की कमी है, उत्पादकता कम है। प्रमुख समस्या यहाँ पूंजी की सृजन और उसके गतिशीलन की है। वहीं बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास को अवरोधित करती है। आर्थिक विकास में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या कहाँ तक सहायक हो सकती है, इस पर विचार व्यक्त करते हुए अर्थशास्त्री ने मत व्यक्त किया है कि यदि एक अर्थव्यवस्था उच्च प्रजनन दर के साथ विकास पथ पर अग्रसर हो तो अर्थव्यवस्था में बचत की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि अधिकांश जो आय का भाग है वह भोजन संबंधी आवश्यकताओं पर खर्च होता है और विनियोग का हिस्सा अनुत्पादक उपयोग में चला जाता है। यदि उच्च प्रजनन दर के साथ श्रम शक्ति की मात्रा अप्रभावित रहे तो प्रति व्यक्ति आय कम होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर को निरस्त नहीं कर पाती है और ऐसी उच्च प्रजनन दर की स्थिति में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कम वृद्धि होगी। हम आगे देखते हैं कि किस तरह नकारात्मक प्रभाव डालता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि पर दबाव बढ़ जाता है, जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है, भूखमरी, कुपोषण, गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ने लगती है और आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को गंभीर बना देती है क्योंकि भारत में जो जनसंख्या है वह विश्व का 17% है और भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वह विश्व का मात्र 2.4% है। इस प्रकार भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन बॉम्ब नामक पुस्तक में यह बताया गया है कि आप गरीब हैं क्योंकि आप अधिक संख्या में हैं। भारत में भी यही स्थिति है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इन देशों में ऐसी जनसंख्या नीति हो जो जनसंख्या की समस्या पर डायरेक्ट प्रहार करे। अब देखते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि दर को हम किस प्रकार नियंत्रित करें जिसके परिणाम स्वरूप भारत में आर्थिक विकास की गति तीव्र हो और सतह पर दिखाई भी पड़े। तो कुछ उपाय हैं जो हमारे पड़ोसी देश चीन, मलेशिया, श्रीलंका के द्वारा अपनाया गया है और अच्छा भूमिका भी निभा पाया है। तो इसमें कि शिक्षा का विस्तार जितना ज़्यादा होगा तो उसमें परिवार नियोजन के प्रति, परिवार के प्रति और विवाह के प्रति जागरूकता पैदा करेगा और शिक्षा का विस्तार
लोगों में मौजूद सामाजिक और आर्थिक अवरोध को दूर करने में मदद करेगा। लड़कियों में रोजगार अगर ज़्यादा दिया जाएगा तो जनसंख्या वृद्धि दर कम हो सकती है। इसी सिद्धांत के आधार पर बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और जनसंख्या पर जो प्रभाव डालेगा वो आगामी कुछ वर्षों में उसका दिखाई पड़ेगा। तो शिक्षा के विस्तार से कुछ ऐसी शक्ति आती है जिससे परिवार नियोजन की अच्छाइयों और बुराइयों को लोग समझ पाते हैं। दूसरा जो उपाय है वह है कि विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसमें वृद्धि हो। 1978 में चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत कानूनन पुरुषों की आयु 21 वर्ष किया गया है और महिलाओं की आयु 18 वर्ष किया गया है, परंतु यह प्रभावशाली नहीं रह पाया है क्योंकि कानून के प्रति अनभिज्ञता है, शिक्षित लोग कम हैं, लड़कियों की असुरक्षा का भय रहता है और जन्म के समय रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था का अभाव है। इसके कारण न्यूनतम वैधानिक उम्र की व्यवस्था अप्रभावी हो जाती है, जबकि यही चीज़ श्रीलंका, मलेशिया, चीन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अब आगे चलते हैं। समाज में महिलाओं को अगर सम्मान दिया जाए तो लैंगिक भेदभाव की समस्या कम हो जाती है। भारतीय संविधान में पुरुष और महिला के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, सामाजिक समानता की भावना को स्थापित किया गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लड़कियों को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, उसकी अपेक्षा लड़कों को प्राथमिकता दिया जाता है, जिसके कारण परिवार का आकार बढ़ जाती है। चौथा जो है उपाय यह है कि औद्योगिकरण होना और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को शामिल करना। इससे क्या होगा कि कृषि क्षेत्र श्रम गहन होता है और यदि उसमें यंत्रीकरण को शामिल किया जाए तो सस्ते श्रम की प्राप्ति के लिए लोग जनसंख्या में वृद्धि के लिए प्रेरित होते हैं, वो प्रेरित होना बंद हो जाएगा क्योंकि रोजगार मिलने में कठिन हो जाएगी, रोजगार मिलना कठिन हो जाएगा, जिससे लोग जनसंख्या के प्रति जागरूक होंगे और वो जनसंख्या वृद्धि को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। पांचवा जो है वह रोजगार और आय में वृद्धि करना और गरीबी में कमी करना। गरीबी स्वयं जनसंख्या को बढ़ा देती है क्योंकि उसमें जितना हाथ होगा उतना आमदनी का सोच रहता है, और जब रोजगार और आय में वृद्धि होगा तो गरीबी स्वयं कम होने लगेगी और परिवार का आकार धीरे धीरे कम होगा। और महिलाओं को यदि विशेष रोजगार सृजित किया जाए तो परिवार का आकार कम होने लगेगा। छठा है नगरीकरण का विस्तार। ऐसा देखा गया है कि नगरीकरण जितना बढ़ता है वहाँ आवास की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा बहुत महंगी हो जाती है और लोग छोटा परिवार रखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। सातवां है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन एक व्यापक अवधारणा है जिसमें गर्भ निरोधकों, परिवार के आकार को सीमित करने वाले उपायों के अतिरिक्त स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले सभी उपाय सम्मिलित हैं जो परिवार कल्याण से संबंधित हैं। चीन, श्रीलंका जहां परिवार नियोजन को सफल बना चुका है वहां गर्भ निरोधकों के प्रयोग की दर भी ऊंचा है। 1998-99 का आंकड़ा है जिसमें कि चीन में 85% लोग इसका उपयोग करते हैं, वहीं भारत में मात्र 41% इसका उपयोग करते हैं। अब देखते हैं भारत सरकार ने परिवार नियोजन के प्रति क्या कार्यक्रम चलाया है। तो परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए भारत सरकार के द्वारा मोटिवेशनल प्रोग्राम किया जा रहा है। रेडियो, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र, नुक्कड़ नाटक का उपयोग कर रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गर्भ निरोधकों की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। इसके लिए आशा बहू का उपयोग कर रहा है। तीसरा, मैं पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय प्रेरणा देकर बंध्याकरण के लिए बढ़ावा दे रहा है।
वंध्याकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 बनाया है, जिसमें 3 उद्देश्य लेकर चल रहा है। अल्पकालीन उद्देश्य, इसके तहत गर्भ निरोधकों की मांग को पूरा करना, स्वास्थ्य और इसके लिए आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करना। दूसरा है मध्यकालीन उद्देश्य, इसके तहत कुल जन्म दर को 2.1% तक लाना है। तीसरा है दीर्घकालीन उद्देश्य, 2045 तक इसके तहत स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करना है। 1991 में जन्म दर प्रति हजार 29.5 था, जो घटकर 2011 में 21.8 हो गया है। 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का भी गठन किया जा चुका है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को लागू करने के लिए आयोग ने महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। उच्च प्रजननता वाले राज्यों में इसकी पहचान करता है कि कौन कौन सा जिला उच्च प्रजनन दर वाले हैं, और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के तहत उसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर आर्थिक विकास को विपरीत रूप से प्रभावित करता है, इसलिए उसको नियंत्रित करने का उपाय करना चाहिए। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगला वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।